बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी, खबरें तो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, कुछ मसाइल लोगों के जुड़े जो रूटीन से हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और हर रोज़ करते भी हैं, और हमने तरजीहात पे भी लोगों के मसाइल ये रखे होते हैं। आज बहुत सारे लोग ट्रैफिक की वजह से परेशान नज़र आए, तो ट्रैफिक मसाइल क्यों इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस से आगाही भी वक्त की अहम ज़रूरत है, तो इस पर भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा है। उस हवाले से भी हम जो है शो में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो खतरा भी सर पे मंडला रहा है उसको तो भुलाया नहीं जा सकता। डेल्टा वेरिएंट जिसके केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आपने किस तरह से एहतियात करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ जो है आज के शो में हम शामिल करेंगे, साथ ही साथ अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे और सेगमेंट्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं बाहर का मौसम कैसा है। जी, तो मौसम की सूरत हाल तो हम जानेंगे। आज तेज़ बारिश की भी प्रेडिक्शन की गई है और सुबह से हम देख रहे हैं शहर पर वक्तन फ़वक्तन कहीं हल्के कहीं गहरे बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो कोमल की तरफ चलते हैं, जेलानी पार्क में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बाहर मौसम कैसा है। कोमल, बताइएगा मौसम की इस वक्त सूरत हाल क्या है? कभी बादल नज़र आ रहे हैं शहर पर और कभी धूप भी नज़र आती है, हब्स की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। बारिश कब तक होगी, क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज भी शहर लाहौर पर जो है वो काले बादलों का राज बरकरार है। कहीं पर गहरे बादल हैं तो कहीं पर हल्के बादल हैं, लेकिन जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रहा है। ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है और हवा की शिद्दत भी जो है उसमें भी कमी देखने में आ रही है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है और गर्मी की शिद्दत भी कम महसूस की जा रही है। अगर हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि लाहौर और इसके गिरदे नवाब में जो है वो आज 48 घंटों के दौरान जो है वो हल्की हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद मौसम में मजीद बेहतरी देखने में आएगी। और हवा की रफ्तार के हवाले से बात की जाए तो लाहौर में हवा की रफ्तार जो है वो इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से भी यही कहा गया है कि हल्की हल्की बारिश जो है वो उसका इम्कान है और दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री तक जाएगा। और मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरियों ने पार्कों का रुख किया है। कुछ शहरी जो है वो सुबह की वर्जिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो कुछ शहरियों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है मौसम खुशगवार हो तो घरों में रहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मौसम को एंजॉय करने के लिए, भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने बागों का रुख किया है और मौसम को खूब इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स भी मौसम खुशगवार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहा है। जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई जी। आज तेज़ बारिश की प्रेडिक्शन की गई है और इस वक्त टेम्परेचर 28 है और हब्स की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। तो जी आगे बढ़कर हम आपको मौसम के हवाले से मज़ीद भी अपडेट रखेंगे, शहर में बारिश के हवाले से भी अपडेट रखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे, डेल्टा वायरस तेज़ी से फैलने लगा। डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी 60% तक जा पहुँची है। शहर में पेट्रोल की किल्लत, बेशतर पंप्स मालिकान ने फरोख्त रोक दी। पसंद की तैनाती ना मिलने पर पंजाब हुकूमत से नाराजगियां। अहमद रजा सरवर और सैयद अली मुर्तजा हुकूमत से नाराज। और जहांगीर तरीन ग्रुप के MP नजीर चौहान गिरफ्तार। ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह ताला। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लाहौरियों को खबरदार रहने का कहा गया है। जी, खबरदार तो वाकई रहना है आपको, क्योंकि खतरा अब डबल हो गया है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ये जो भारतीय वेरिएंट है इसकी शिद्दत डबल बल्कि ट्रिपल है और अब ये चीजें सामने भी आना शुरू हो गई हैं। वो जो ईद पे बेहतियाती की थी अब उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। क्या कहेंगे दुर्निया? बिल्कुल, एक तो उसके रिजल्ट्स पे आना शुरू हो गए, फिर बैरून मुल्क से बहुत तेजी के साथ लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो भारतीय सरहदें बंद की हुई हैं, वाघा से भी कोई एंट्री नहीं है
और बाकी चीज़ें भी। लेकिन जो लोग भारत से ट्रैवल करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका और फिर उस तरफ जाके वहाँ पे वायरस फैलाने का सबब बन जाता है, फिर जब वो वहाँ से पाकिस्तान की तरफ फैलता है कोई ना कोई, तो ये एक पूरा सर्कल है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। ये सर्कल नहीं टूटा और इत्तेफाक से हमारे जो बॉर्डर्स हैं और जो हमारी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के अंदर जो हालात हैं अगर आप उनकी तरफ देख लें तो वहाँ पे भी SOPs को तो फॉलो करना दूर की बात, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर जो कोरोना के वैक्सीनेशन के तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन का तस्दीकी अमल है वो भी नहीं किया जाता। फिर अगर कोई शुबा अच्छा, है। दुरे नायाब, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जितना वक्त गुजर गया है अब ये चीजें हमें इतनी एडवांस कर देनी चाहिए थी कि कम से कम हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट, चाहे वो शहर के हैं चाहे वो एयरपोर्ट्स पे हैं, इतना मौसर सिस्टम कर देना चाहिए था कि हम यहाँ से अपने आप को सिक्योर करते। हम तो तब इन चीज़ों को देखें ना जब हमें बुनियाद का पता हो। हमें तो चीज़ों की बुनियादों का ही नहीं पता कि हमने कंट्रोल किस तरह करना है और उस बुनियादी चीज़ों के अंदर हमारे पास कौन से बैरियर होने चाहिए। कैसे बुनियाद का नहीं पता? आपको पता है फलां वेरिएंट नुकसानदेह है, फलां UK वेरिएंट आया तो आपने तब भी एयरपोर्ट पे कोई इंतजाम नहीं किए। बुनियाद पता है, आप शायद काम नहीं करना चाह रहे। अब लाहौर में हालत देखें कि आपके पेशेंट्स बहुत तेज़ी के साथ निकलना शुरू हो गए डेल्टा वायरस के, लेकिन आज तक हम कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हमने अब क्या खोलना है, क्या बंद करना है, कहाँ पे थोड़ा सा हमने लोगों को रोकना है, किधर मजबे नहीं लगने देने और किन किन चीज़ों पे पाबंदियाँ लगानी है, अभी तक किसी को नहीं पता। और ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एक फिगर जो है खुदा ना खास्ता वो हाई हो और एक राइज हो जाए और सूरत हाल जो है वो पैनिक क्रिएट हो जाए ताकि हमें सफाई का मौका मिल जाए। और अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अभी से लगा देंगे तो लोग हमें सवाल करेंगे कि आपने इतनी जल्दी दोबारा पाबंदियाँ लगा दी। हालांकि ये वक्त की ज़रूरत है। आप पाबंदियाँ नहीं भी लगाएंगे तो ये लोग बेहतियातियाँ नहीं छोड़ेंगे, पाबंदियाँ लगा के ही लोग बेहतियातियाँ जो है उस पर अच्छा, हम बर वक्त फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। एक चीज तो वाज़ेह, आपको पता है कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है, अब मेरे ख्याल से यही वक्त है कि आपको चीजों को महदूद कर देना चाहिए और इंतजार किया जा रहा है कि केसेस जैसे स्कूल्स में आके सारा फैसला घबराते हैं, ये डरते हैं, ये कहते हैं कि जी कि अगर हम फैसला बर वक्त ले लेंगे, कबल अज़ वक्त ले लेंगे, एहतियातन ले लेंगे तो लोग हमें क्वेश्चंस करेंगे कि जी आपने तो बड़े पैनिक हो गए हैं, बड़ा मसला हो गया है, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब हो गए हैं। तो मिसाल हमारे सामने यही बात है, लेकिन ये इंतजार करते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो खुदा ना खास्ता और फिर हमें एक जवाब मिल जाए। करना काम वो 10 दिन पहले भी है, लेकिन 10 दिन वेट करके चीज़ों को ख़राब होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद ये फैसला साजी करते हैं। और आपकी बात ठीक है कि सबसे पहले मलबा गिरेगा स्कूलों पे, बिल्कुल, उसके बाद मलबा गिरेगा होटल्स पे, फिर शादियों पे और फिर उसके बाद आपके पार्कों पे, जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं उनमें। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने टीयर्स बनाया हुआ है। जब आपकी प्रैक्टिस तय है तो फिर आप बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब आपको चीज़ों का पता है, आपको अंदाज़ा हो रहा है। कल कमिश्नर लाहौर बड़ा कंप्रहेंसिव टीवी ये चीज़ें बोलते रहे हैं, बड़ी उन्होंने एक एक्टिविटी के तौर पर क्रिएट करने की कोशिश की है कि जी मास्क अब हो, मास्क की एंट्रियां बने, मास्क एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पे लगाए जाएं, नाके लगें, लोगों को चेक किया जाए, जो मास्क नहीं पहनता वार्निंग दे के उसको मास्क दिया जाए। आप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक जा रही है, लेकिन जो एक्चुअली महकमा हेल्थ ने फैसला करना है वो फैसला साजी का है। कल मैं देख रहा था कि हमारी हेल्थ की जो मोहतरमा है सेक्रेटरी साहिबा, वो कल पौधे लगाती फिर रही थी और शायद वो इस चीज़ से बालातर है और उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि पौधे ज़रूर लगाएं, वो आपका माली भी लगा सकता है और आपसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ पौधे लगा सकता है। आप जो चीज़ फोकस करने वाली है उस पर फोकस करें। और ये इस वक्त पंजाब की, हमारे सूबे की, हमारे शहर की बहुत अशद ज़रूरत है कि आप फैसला साजी करें। आप फैसला साजी नहीं कर रहे, लेकिन जो मीडिया कैची न्यूज़ हैं जिसपे आपको मीडिया हाइप मिलती है, आपने प्राइम मिनिस्टर को अपनी प्रोग्रेस दिखानी है क्योंकि प्लांटेशन वीक चल रहा है, आपकी फोकस उस तरफ है, आपका फोकस जो है वो हेल्थ पे नहीं है। तो आज फैसला साजी ना करने का खमियाजा हमें खुदा ना खासा 10-15 दिन बाद भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम माहिरीन कह रहे हैं कि डेल्टा वायरस जो है वो इस वक्त सबसे डेंजरस वेरिएंट है और ये किस तरह किस पे असर कर जाए, कौन सी वैक्सीनेशन के हामिल अफराद को टारगेट कर ले, किसको छोड़ दे, और ये तो इस पर रिसर्च हो रही है। ये तो वाज़ेह डॉक्टर्स ने कर दिया है कि वैक्सीनेशन के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। इन केस अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो वो जो एक शदीद अटैक है उससे आप बच सकते हैं। बहुत ज्यादा जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके अंदर भी अभी ये स्टडीज जारी हैं, ये रिसर्च जारी है कि कौन सी वैक्सीनेशन को ये किस हद तक जो है वो कैटर करता है। और ये बात आपकी ठीक है कि वैक्सीनेशन आपको शदीद अटैक से बचाती है, ये कराना 100% आपके लिए मुफीद है और आपको इससे
बेस पे कराना चाहिए कि खुदा ना खास्ता जहाँ पे आपका डैमेजेस 100% है वहाँ पे आपके डैमेजेस के चांसेस सिर्फ 20-25% रह जाते हैं। तो इस पे बुराई क्या है? हमें ये एजुकेट भी करने के लिए जो है ना हम हुकूमत का मुंह देख रहे हैं कि कब ये इस एजुकेशन की तरफ जाते हैं, किस वक्त ये लोगों को बताते हैं, और डोर टू डोर वैक्सीनेशन का जो है अमल स्टार्ट किया है उसको किस हद तक मौसर बनाते हैं, ये चीज़ें अपनी तरफ। लेकिन डेल्टा वायरस और डेल्टा जो वेरिएंट है आपका, उसके खदशात और उसके नुकसानात अपनी जगह पर। चलिए जी, हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। डेंगू का खतरा भी सर पे मंडला रहा है और इस चीज को भी जो है वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारिशों का सीजन है, डेंगू की भी मुहिम चल रही है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि डेंगू के लिए कितने इंतजाम किए जा रहे हैं और फिर पोलियो जो मुहिम चल रही है वो, और एक अहम मसला जो कि शहरियों को दरपेश है, पेट्रोल की किल्लत, ये हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने डेल्टा वेरिएंट को डिस्कस किया। आपने एहतियात करनी है जी, इसके अलावा हल कोई नहीं है। वैक्सीनेशन कराएं जैसे ही पॉसिबल है, जैसे ही टाइम मिलता नहीं, आपको खुद ब खुद इसके लिए टाइम निकालना है। एक और बड़ा मसला, डेंगू का खतरा जो है मौसम जैसे ही बारिशों का होता है तो हम देखते हैं कि बढ़ जाता है। अब टीमें मुतहरिक हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लार्वा मिलने पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दुरे नायाब ये कार्रवाइयाँ जो हैं और ये जो चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, सर्विलेंस की जा रही है, ये क्या तसल्ली बख्श है? ना ऑप्शन नहीं है। अब आप टाइम जो है वो ज़ाया कर चुके हैं। आपको ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ना वो मई और उसके पीछे से स्टार्ट कर देनी होती है, ताकि जब मानसून का सीज़न आता है जून जुलाई के अंदर, आप एक महीने के अंदर जितनी सर्विलेंस है, जितनी ज़्यादा आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो ले चुके हैं। लेकिन आपने नहीं किया, आपने वक्त ज़ाया किया। ठीक है, माना कि कोरोना में बिजी थी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी बहुत सारे और इश्यूज़ में लगी हुई थी, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी थी क्योंकि बारिशों के पानी की वजह से डेंगू लार्वा की अफसाइश का खतरा होता है और ये चीज़ें आपके सामने आ रही थी। आपने वो टाइम वेस्ट किया। वो टाइम वेस्ट करने के बाद अब सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन एक रह गई है कि आप सर्विलेंस करें, उसके अलावा कोई हल नहीं। जहाँ पानी है कोशिश करें उसको ड्रेन आउट करें, निकासी करें। जहाँ पे भी पानी थोड़ा बहुत मौजूद है, जिस तरह से ये कूलर चेक करते हैं, बर्तन चेक करते हैं, लोगों के घरों की छतों के ऊपर डालें और लोगों को इस चीज़ से एजुकेट करें कि वो भी अपने छतों के ऊपर पानी को खड़ा ना होने दें, अपने पंडालों को साफ रखें ताकि बारिश के मौसम में जितना पानी है वो ड्रेन आउट हो सके। इस चीज़ के अलावा अब हम बारिशों को तो रोक नहीं सकते, कुदरती अमल है, पानी आना है, बारिशें होनी है, मच्छरों की अफसाइश भी होनी है, डेंगू लार्वे की अफसाइश भी होनी है। जितना ज़्यादा अब ये पानी की निकासी को यकीनी बना सकते हैं, उस पर स्प्रे का अमल, दवाई फेंकने का अमल, छिड़काव का अमल कर सकते हैं, वो और ये अमल फौरी तौर पर करना है क्योंकि बारिशें हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये साथ साथ जितनी चीज़ें आप तेज़ी से कर सकते हैं उतना ही ज़रूरी है। पोलियो मुहिम चल रही है जी और हज़ारों बच्चे कतरे पीने से रह गए हैं। अब ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये तो हम देखते हैं कि एक दफ़ा खबर आप ये सुनते हैं कि जी लाहौर पोलियो फ्री हो गया है, कामयाब मुहिम चलाई गई है। ये एक मुहिम इतनी कामयाब और एक में हजारों बच्चे कतरे पीने से रह गए, कैसे हो जाता है? आपके पास तमाम डेटा मौजूद है, बहुत आसान चीज है। डेटा भी मौजूद है और आपके एग्जिट एंट्री पॉइंट्स मौजूद हैं, आपके पास लाहौर के रोज आने और जाने वालों की तादाद मौजूद है और ये कई सालों की प्रैक्टिस है। जब पहली दफा तो मैं कह रही हूँ कि सब चीजें एक प्लान आपके पास। जब पहली दफा हमने लाहौर शहर को पोलियो फ्री किया था और सैंपल जो है वो नेगेटिव आए थे, उसके अंदर सिर्फ यही प्रैक्टिस की गई थी कि आने जाने वालों पे उनको कतरों की जरूरत जो थी वो पूरी की गई। लोगों के घरों में हर टीम 100% गई। इस डाटा से ये चीज़ वाज़िया तौर पे नज़र आ रही है कि पोलियो की टीमों की कहीं पे पहुंच नहीं हो सकी। कई टीमों ने कई डंडियां मारी, किसी जगह पे अपना काम नहीं पूरा किया और बहुत सारे इलाकों को जो है वो अटेंडेंट छोड़ दिया। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र होते हुए ही ये समझ आती है कि इतने लोग रह गए, वरना ये हो नहीं सकता। आपने जिस तरह बात की है कि डाटा भी पूरा आपके पास मौजूद है, प्रीवियस प्रैक्टिसेस भी है। हम 2 दफ़ा इसको नेगेटिव करने में कामयाब हुए। तमाम सैंपल्स जहाँ जहाँ से लाहौर के कलेक्ट हुए वो नेगेटिव हुए। उसके बाद आपने कहा जी कि हमने टीमें लगा दी हैं, उनके पैसे बढ़ा दिए हैं, उनको पर डे की बजाय उनको बहुत ज़्यादा डबल पैसे दे रहे हैं, एजाज़िये बढ़ा दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसले हल कर दिए गए हैं और पोलियो की वैक्सीनेशन जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद इतनी बड़ी तादाद का रह जाना इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि आपकी टीमें नहीं पहुँची, आपकी टीमों ने जो है वो ईमानदारी के साथ पूरी कवरेज नहीं दी और जिन चीज़ों को चेकिंग के आपने निज़ाम लगाए गए थे वो आपको टोटल फ्लॉप हो गया। आपका तो ये निज़ाम था कि हम क्रॉस चेक करेंगे, एक टीम जहाँ जाती है उसके बाद एक बी टीम रैंडम चेक करेगी और मुख्तलिफ इलाकों से पता लग जाएगा कि जी की टीम आई है नहीं आई। क्रॉस चेकिंग में बंदा पकड़ा जाएगा। फिर कहते थे जी ट्रैकिंग करेंगे हम कि टीमें जहाँ जहाँ जा रही हैं उसको जदीद निज़ाम के तहत हम ट्रैक करेंगे, बड़े बड़े डैशबोर्ड बनाए गए। लेकिन आज रिजल्ट क्या हुआ है
कि इतने हज़ार लोग जो हैं वो आपके बच्चे जो हैं वो पोलियो की तरह पीने से महरूम रह गए हैं, और इसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा आगे जाके। बिल्कुल, अभी भी टाइम है कि आप दोबारा से टीमों को रीएक्टिवेट करें, और जहां पे ये लोग अनआइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिड रह गए हैं उसको फौरी तौर पे आप पोलियो के कतरे पिलाएं। इसके अलावा हल कोई नहीं है। तादाद 3.25 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो पोलियो के कतरे नहीं पी, और ये सिर्फ लाहौर है, ये भी बता दें। बिल्कुल, ये पंजाब का डाटा नहीं है, ये लाहौर का डाटा है, और लाहौर में अगर 3.25 लाख बच्चे रह गए तो पूरे पंजाब में क्या हाल होगा। लाहौर में जहाँ पे जदीद निज़ाम है, जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे हैं, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ भी ट्रैक हो जाती हैं, अगर वहाँ पे टीमों ने ये डंडी मारी है तो पूरे पंजाब के जो बाकी 36 अजला हैं, 35 अजला, उनके अंदर क्या हालत होगी। तो फिर आपके लिए ये गैप जो आ जाता है ये फिल करना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको प्रॉपर दोबारा से एक मुहिम डिजाइन करनी उम्र है ना फिर देखिए आप, अगर जो 3 लाख के 3.5 लाख के अंदर से कम 50,000 या 1 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो बॉटम एज पे खड़े होंगे, वो 5 साल को क्रॉस कर जाएंगे। फिर जो मैंने पढ़ा है कि 5 साल के बाद या 5 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। उनको फौरी तौर पे अगर आप ये वैक्सीनेशन फीड कर दें तो बहुत ज़्यादा उसके अच्छे और ज़बरदस्त उसके असरात जो हैं वो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे ये उम्र लैप्स कर जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, उसके लिए फिर उतने ज़्यादा चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो अब ये भी एक चीज़ फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2.5-3 लाख की तादाद है वो आप उसको इग्नोर कर दें। आपको दोबारा सारे एफर्ट करनी पड़ेगी, दोबारा सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, दोबारा सारी टीमें मुतहर्रिक करना पड़ेंगी, अच्छा खासा वसाइल आपका इस्तेमाल होगा, और फिर जाके आप ये जो रहने वाला अंदाजा करें कि एक लापरवाही हुई नहीं और आपकी तमाम मेहनत में पानी फिर गया और आपको दोबारा से वो मुहिम जो है वो शुरू करनी पड़ेगी, और फिर जितना नुकसान हो जाएगा बच्चों की सेहत का वो एक अलहदा बात है, उसका तो कोई निमुल बदल ही नहीं है। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर हमारे पास है, शहर में पेट्रोल की किल्लत, बेशतर पंप्स मालिकान ने फरोख्त रोक दी है। किल्लत की सबब क्या बनी, क्या वजह बनी दुरने आप? मुझे तो लगता है कि ये भी एक अब ऐसा आने वाले वक्त में मुनज़्ज़िम माफिया बनता जा रहा है। जिस तरह पहले आप लोग अगर बात करते थे आटा की, फिर चीनी की, फिर मुख्तलिफ अशिया ख़ुरोनोश की और चिकन की, पोल्ट्री की सप्लाइयाँ हमेशा रुक जाती थी, कभी सप्लाइयाँ आ जाती थी, वजूहात सामने होती नहीं थी, और अब ये छोटे छोटे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इस हुकूमत पे बहुत हावी होते जा रहे हैं। मैंने ये पहले भी बात की थी कि अगर आप इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स को अपने ऊपर हावी होने देंगे और बग़ैर वजह के, बग़ैर जस्टिफाइड इश्यूज़ जो हैं उनके आप एक इशू क्रिएट होने देंगे तो कौन ये जिम्मेदारी जो है निभाएगा। और फ्यूल जो है इस वक्त लाहौर शहर के अलावा पूरे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। अगर फ्यूल की सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होती है, कट जाती है, तो आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। तो लाहौर शहर के अंदर अब जो ये पेट्रोल और डीज़ल बढ़ने की जो खबरें गर्दिश करती हैं बिफोर टाइम, सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह बनती है कि लोग अपना हाथ जो है रोक लेते हैं। बिल्कुल। आज अगर आपने फ़र्ज़ करें 110 या 111 रुपये का पेट्रोल लेके रखा हुआ है और आपको ये खबर मिल जाए कि अब अगले किसी भी दिन अचानक 115 या 120 होने वाला है मिसाल के तौर पे, तो डेफिनेटली ये तमाम वो मुनज़्ज़िम प्रेशर ग्रुप है वो मुतहर्रिक हो जाता है और उसको पेट्रोल को सेव करके लोगों को एक मसनूई किल्लत शो करता है। ऐसे ही और ये अगर मुझे और आपको समझ आ रही है तो सरकार को क्यों नहीं समझ आती। अब आपको मैं बताऊं कि वजह क्या है। वजह यह है कि पहले होता था 1 तारीख को या 15 तारीख को, 2 तारीखें होती थी, उसके अलावा पेट्रोल बढ़ने या कम होने की कोई खबर नहीं होती थी। इधर तो आपको महीने में 3 दफ़ा हो जाए तो कोई पता ही नहीं लगता आपको कौन सी डेट किस वक्त गवर्नमेंट का दिल चाहे वो पेट्रोल बढ़ा ले और किस वक्त दिल चाहे उनका वो पेट्रोल को जो है ना कम करने की बातें तो पुरानी हो गई हैं। अब पेट्रोल बढ़ाने की जो अफवाहें हैं उसकी वजह से लोगों ने अपना पेट्रोल स्टोर कर लिया है और मालकान ने जो मसनूई किल्लत पैदा कर दी है और उनका ये ख्याल है कि वो पेट्रोल पे जो 4-5 रुपए अगर बढ़ गए तो वो बचा के अपना मुनाफा कमा लेंगे। माफिया भी फायदा उठा लेता है। अब लोगों में जो एक पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है ना कि लोग जितना पेट्रोल होता है वो भी ढूंढने में खर्च कर देते हैं, और अगर पेट्रोल इनफ है भी तो लोग इस तरह की जब खबरें गर्दिश करते सुनते हैं तो वो ये कहते हैं जी आपके आने वाले दिनों के लिए इनफ पेट्रोल जो है वो आप इकट्ठा कर लें और आप फटाफट पेट्रोल डलवाएं ताकि मसला कोई। आप देखें ना अब पूरे लाहौर समेत पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कहाँ पे रोड नेटवर्क डिस्टर्ब है, किधर पे कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि लाहौर शहर के अंदर सप्लाइयाँ नहीं आ रही, कहीं पे खुदा न खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा और फिर ये मसनूई किल्लत पैदा होती जा रही है। कोई बंदा मुतहर्रिक नहीं हो रहा, कोई मिनिस्टर कोई बयान नहीं दे रहा, कोई एडवाइज़र कोई मुशीर बयान नहीं दे रहा,
कोई बंदा इस चीज़ पे क्लियरेंस नहीं करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इशू क्या है। और इशू मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम इशू यही होगा कि बस हाथ रोको, कहीं से कोई टिप निकली होगी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मुखबरी निकली होगी और पेट्रोल बढ़ने की, और लोगों ने अपना पेट्रोल जो है ना वो स्टोर कर लिया और लोग जलील हो रहे हैं दरबदर। और आपकी बात सही है कि पैनिक जो फ्यूलिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं। वो अब अपने घरों में अपने जो कैंस हैं लेके गाड़ियों में फिर रहे होंगे, गाड़ियों को टैंकी भी फुल कराएंगे, एहतियातन एक कैन भी फुल कराएंगे। तो ये सिस्टम शुरू हो गया है और अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल ना किया तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। आप कंट्रोल करने की बात करें, असल में पूछने वाला है ही कोई नहीं, तभी ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। तो कौन कंट्रोल करेगा, कौन पूछेगा? खबर को हम वाइंड अप करते हैं, की तरफ आएंगे। खबर यह है जी, पसंद की तैनाती ना मिलने पर पंजाब हुकूमत से नाराजगियां। अहमद रजा सरवर और सैयद अली मुर्तजा हुकूमत से नाराज हैं। नाराजगी की वजह तो बता दी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जो मैंने शहरियों की मुश्किलात की बात की थी। ट्रैफिक की वजह से लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ गुलाब देवी अंडरपास, जहाँ पर इस वक्त तामीराती काम जारी है और रोड पे चूंकि गहरा शगाफ पड़ गया है, गड़ा पड़ गया है, ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। मनाजिर आप देख रहे हैं रोड के, जहां पर गड़ा पड़ने की वजह से ट्रैफिक जैम रही और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। यानी बहुत आराम से लोग सफर कर रहे हैं, तो लोगों को मुश्किल इस वजह से है कि जिन्होंने टाइमली अपने दफातर पहुंचना है वो परेशान नजर आ रहे हैं। दुनिया आप एक तरफ मंसूबा चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह शगाफ पड़ जाना, ट्रैफिक की रवानी तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप वार्डन्स मौजूद हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करें कि इतना गहरा गड़ा है, अब ट्रैफिक तो सुस्त रवि का शिकार होगी। अब बरसात के दिन चल रहे हैं और बोसीदा सिस्टम है फिरोजपुर रोड पे, अब ये कटाव का अमल स्टार्ट हो गया। आज वो ट्रैफिक को जितना ज्यादा रवानी की तरफ से तेजी से भेजेंगे वहाँ पे, वो हो सकता है मजीद फैलता जाए। कल ही की बात है कि DG LDA खुद यहाँ पे विजिट कर रहे थे, साथ चीफ इंजीनियर LDA थे और बड़ा उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। मैंने कैटेगोरिकली 3 क्वेश्चन किए उनसे। मैंने कहा जी आप, बड़ी हैवी रोड है, आप यहाँ पे तामीराती काम से मुतमईन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुतमईन हूँ, बड़ा जबरदस्त काम है और बड़ा अच्छा यहाँ पे यानी कल DG साहब मुतमईन थे। अच्छा, मैंने कल फिर दूसरी बात की, मैंने कहा जी मानसून है, बारिशें हैं, आगे प्रॉब्लम्स हैं, गड़े हैं, आपने खुदाई करनी है अंडरपास की, तो फिर आपने प्लानिंग कर ली है? कहते जी हमने बिल्कुल प्लानिंग कर ली है। लेकिन कल उन्होंने ये बात की कि यहाँ का सिस्टम बड़ा मुसीबा है, किसी वक्त क्या हो जाए क्या पता। तो जब आपका हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो ही इस चीज़ को ओन करता हो कि कल पता नहीं किस वक्त क्या हादसा हो जाए, तो फिर आप इस बोसीदा ट्रैफिक के सिस्टम के साथ, रोड नेटवर्क के साथ किस तरह लोगों को इजाजत दे सकते हैं? चलिए जी, कल DG LDA ने क्या कहा और आज आपने देख लिया कि उन्होंने निशानदेही की थी कि सिस्टम ही इतना बोसीदा है, वो क्या कर सकते हैं? अगर वो नहीं कुछ कर सकते तो कौन कर सकता है? पहले उनकी गुफ्तगू आप देखिए। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये गुलाब देवी अंडरपास का मनसूबा है। इस मनसूबे के 2 हिस्से हैं, एक तो ये अंडरपास बनेगा 3 रोया और इससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जो ब्रिज है उसके साथ 2 इजाफी लेन्स का इजाफा किया जाएगा। तो इससे इस इलाके की ट्रैफिक का मसले हल हो जाएंगे। तो अभी अगर अंडरपास की रफ्तार की बात करें तो इसमें पायल वर्क जो होती है वो सबसे बुनियादी काम होता है, इसमें पायलें डाली जाती हैं, तो वो 60% से ज़्यादा हमारा पायल वर्क मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे जो इसके ऊपर छत हमने डालनी जिसको डेक स्लैब कहते हैं, वो 20-22 अगस्त तक उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। डेक स्लैब जैसे ही डालेगी उसके साथ ही इस काम सीवरेज का काम, दीवारों की खुदाई वगैरह, दीवारों को मुकम्मल करना शुरू कर देंगे। वैसे तो इस मनसूबे की तकमील की डेट है 18 फरवरी 2022, लेकिन ख़ास तौर पे ये वाला जो मनसूबा है अंडरपास वाला, ये इसी साल में दिसंबर से पहले इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है ये मुकम्मल हो जाए। और जो आगे लाहौर ब्रिज वाला मनसूबा है वो भी हमारी 18 फरवरी से पहले। ये कल DG LDA ने गुफ्तगू की और उसी पॉइंट पर वो जब तामीराती काम का जायजा लेने के लिए आए थे। खैर अभी वहाँ पर सिचुएशन क्या है, कल नहीं हो गया ये ना, वरना इसी तमाशा होता है कि यहाँ पे सारा मीडिया उनका विजिट कवर कर रहा होता और पीछे शगाफ पड़ जाता और डी साहब आगे खड़े होते। तो एक अभी भी कोई इतना टाइम नहीं गुजरा, मतलब 24 घंटे कितना वक्त होता है। खैर हम यही से दुनिया बात बढ़ाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं गुलाब देवी अंडरपास पर ट्रैफिक की सूरत हाल की। शगाफ पड़ने से, गहरा गड़ा पड़ने से ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल है। हमारे रिपोर्टर अलबर रईस वहां पर मौजूद हैं। अलबर की तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की और वार्डन्स क्या वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, गुलाब देवी अंडरपास चूँकि ज़ेर तमीर है और काफ़ी अरसे से जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है।
इस हवाले से मुतबादिल रास्ते के लिए शहरियों को जो है वो यहाँ पर सर्विस रोड के थ्रू गुजारा जा रहा था। सर्विस रोड कमज़ोर होने के बायस आज जो है वो उस पर शिगाफ पड़ गया और गड़ा पड़ गया और सड़क मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई थी और एक बहुत बड़ा गड़ा जो है वो पड़ गया था, जिसके बायस 1 किलोमीटर दूर से जहाँ पर सर्विस रोड को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और शहरियों के लिए जो है वो मुतबादिल रास्ता मेट्रो वाली जो है वो लाइन वो खोल दी गई थी और गुलाब देवी अंडरपास के लिए जो रास्ता बंद किया गया था वो भी खोल दिया गया ताकि शहरी जो है वो वहाँ से गुजर सकें। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अब जो है वो गड़ा मुकम्मल तौर पर उन्होंने मट्टी डालकर जो है वो क्रेन के जरिए उसके ऊपर क्रेन गुजार कर जो है मुकम्मल उसको लेवल कर दिया है। वजह ये बताई जा रही है वार्डन्स की जानिब से कि ज़ेर ज़मीन जो पाइपलाइन है वो खासी पुरानी होने के बायस वो ज़ेर ज़मीन सड़क पर नमी भी होती रही और उसके बाद ट्रैफिक का बहाव यहाँ पर ज़्यादा होने के बायस जिसके बाद जो वजन ज़्यादा सड़क पर पड़ने से जो वो सड़क आज टूट गई है। इस वाले से अगर मेरा कैमरामैन अली हसन आपको मेरे पीछे दिखा सके कि वार्डन्स यहाँ पर मौजूद हैं और सड़क को जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ठीक तो कर दिया गया लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर इसको सीमेंटेड नहीं किया गया और सिर्फ मट्टी डालकर गड्ढे को जो है पुर किया गया है ताकि शहरी जो है वो यहाँ पर गुजर सकें। लेकिन अभी तक जो है वो ताहाल इस रोड को खोला नहीं गया ट्रैफिक के लिए, आम शहरियों के लिए नहीं खोला गया। जब वार्डन हज़रात से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी 1-2 घंटे लगेंगे इस रोड को जो है मुकम्मल तौर पर। अलवर ये बताइएगा, ये जो ट्रैफिक का शदीद दबाव था, सुबह तकरीबन 8:30 बजे से लोग परेशान हैं और शिकायत ये कर रहे हैं कि वो टाइमली अपने दफातर को नहीं पहुंच सके, तो वो ट्रैफिक का दबाव अब कुछ कम हुआ है? ये गड़ा तो आप बता रहे हैं कि मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया, अलबत्ता ये भी कोई हल नहीं है। अभी मुझे बताइएगा ट्रैफिक का दबाव क्या यहाँ पर कम हुआ है और वार्डन्स क्या यहाँ पर मौजूद थे? अच्छा बिल्कुल, वार्डन जिस तरह मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वार्डन 3-4 जो है वो यहाँ पर गड़ा बनवाने में मौजूद है। और अगर ट्रैफिक की बात करूँ तो ट्रैफिक फिल वक्त जो है वो उसी तरह ही जो है वो जैम है। ट्रैफिक शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। मुतबादिल सड़क पर जो है वो ट्रैफिक वहाँ से 1 वे भी और 2 वे भी गुजारी जा रही है, लेकिन शहरियों के लिए अभी तक जो है वो खासी खातिर ख्वाह कोई जो है वो ऐसा अमल नहीं किया गया जिससे ट्रैफिक की रवानी को जो है वो तसलसल बरकरार रखा जा सके। ट्रैफिक शदीद यहाँ पर जैम है। लोग जो है अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक्स, अपने रिक्शे जो है बंद कर खड़े हुए हैं क्योंकि एक जिस तरह आपने मेंशन किया कि 8:30 बजे सुबह से जो है वो ट्रैफिक जाम है, गड़ा होने की वजह से ट्रैफिक शदीद जाम है शहरियों को। लेकिन अब जो है वो इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि मेरे पीछे इस रोड को जो है वो मोटरसाइकिलों के लिए खोल दिया गया है। ताहाल अभी तक गाड़ियों के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल से खासी वजनी तस्वुर की जाती है और है भी, इसलिए गाड़ियों के लिए अभी तक नहीं खोला गया। चूँकि रिक्शे और बाइक्स के लिए जो है वो सर्विस रोड को खोल दिया गया है, वो भी अभी इस गड्ढे के ऊपर से किसी ट्रैफिक को नहीं गुजारा जाएगा। ट्रैफिक जो है वो गड्ढे से साइड से गुजरेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मौत हाल ये है कि ट्रैफिक कुछ बेहतर हुई है, लेकिन दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद है। मैंने ये पूछना है कि जी ये जो टेम्परेरी हल निकाला गया है, खुदा ना खास्ता आप इस तरह मिट्टी से फिल कर रहे हैं, ये भी नुकसान का बाइस बन सकता है। बारिश की प्रेडिक्शन है और आज हैवी रेन की प्रेडिक्शन की गई है, तो अगर बारिश तेज हो जाती है तो खतरा तो मजीद बढ़ सकता है। कहीं खुदा ना खास्ता पानी जमा होने से कोई हादसा भी पेश आ सकता है। इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे फिरोजपुर रोड के हवाले से, तो दुरे नायाब ये जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए स्टेप उठाया गया कि आपने फिल कर दिया उस खड़े को, ये क्या इनफ है? अगर बारिश तेज हो जाती है और आपके पास ऑप्शन वही सर्विस रोड है, लोगों ने वही सर्विस रोड इस्तेमाल करनी, वो तो खतरा ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? ये शेरावाला गेट में ना वाइस चेयरमैन LDA विजिट कर रहे थे, तो मैंने उनके मजाक में कहा, मैंने कहा सर PTI हुकूमत का ये कोई किस्मत की बात है कि वैसे उनको ख्याल ही मानसून के दिनों में कंस्ट्रक्शन का आता है कि आप कोई फ्लाईओवर बनाना शुरू कर देते हैं, अंडरपास बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा आपने फिरदौस मार्केट वाला भी जो आपका लाल शहबाज कलंदर अंडरपास है वो भी मानसून में बनाया। अब हमने 3 मेगा प्रोजेक्ट मानसून में शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि बस किस्मत की कुछ ऐसी बात है कि प्लानिंग कुछ ऐसे मौके पे आके फाइनलाइज होती है कि आगे मानसून आ जाता है। तो अब हालात ये है कि आप प्लानिंग इस तरह का फुकदान है प्लानिंग में कि अब आप सारा मलबा कुदरत पे डाल रहे हैं, हालांकि आपके पास अच्छे खासे 9 महीने से 8 महीने बिल्कुल क्लियर होते हैं। मुझे बताएं, ये रोड बैठ जाना, इतनी बारिश हुई है कि आपका रोड बैठ गया, आप कुदरत पे किस तरह मलबा डाल सकते हैं? ये एक्चुअली आप इसके अंदर ना पाइल बनती है। पाइल के लिए आप जमीन के अंदर एक ड्रिल करते हैं, उसको रिग मशीन लगाते हैं, रिग बनती है, और जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं जिस वक्त वो पाइलिंग हो रही होती है ना, तो वो इतनी हैवी होती है कि जमीन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। अच्छा। और इतनी तेजी के साथ वो उसको वाइब्रेट करता हुआ जमीन के कई फुट नीचे जा रहा होता है, 80 फुट नीचे जा रहा होता है, 100 फुट तक भी नीचे जाता है। और जिस वक्त वो तेजी के साथ वाइब्रेट करके तमाम मिट्टी को बाहर खींच के लाता है,
तो उस वाइब्रेशन से आपका जो बुसीदा सिस्टम है लेफ्ट राइट पे जितना भी आपको दूर तक है वो बैठ जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने कल कैटेगोरिकली इसलिए किया था कि मुझे पता है कि वहाँ पे जब डिगिंग होगी और उसके बाद अब ये मानसून की जो बारिशों के दौरान इन्होंने खुदाई करनी है, उस खुदाई के दौरान जो हालात होंगे उससे जो नुकसान होगा वो नुकसान किस हद तक होगा। फिरोजपुर रोड पे निज़ाम जो है आपका निकासी का जितना सीवरेज सिस्टम है ये 1975 से भी पहले का है। अच्छा। 1960 और 1965-70 के एरे का है और इतना पुराना निज़ाम हो कि आपने उसका कोई अल्टरनेट सिस्टम ही नहीं रखा। फिर अल्टरनेट सिस्टम क्या दूर की बात है, आपने इसका कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं बनाया कि पहले आप सीवरेज सिस्टम को रिप्लेस कर दें जो इस मंसूबे का हिस्सा है और उसके बाद आप दूसरे सिस्टम की तरफ जाएं। लेकिन आपने धरातल जो है वो साइमल्टेनियस बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी है जिसकी वजह से कुछ डिप्रेशन आती जा रही है, कुछ आपका सीवरेज सिस्टम डिसमेंटल होता जा रहा है, आपका डिस्ट्रॉय हो रही है सारी चीज़ें। तो अभी तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आज हुई है। इसके बाद कहाँ कहाँ से ये सिस्टम बैठेगा, कहाँ कहाँ से गड़े पड़ेंगे, तेज बारिशें होंगी। एग्जैक्टली आपका मंसूबे पे काम उसी तरह से चल रहा है। और आपको याद है ये जो माल रोड पे एक दफा नियाग्रा फॉल बन गई थी, बिल्कुल उस वक्त इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त, वो कहीं जा रहे थे किसी दौरे पे, वो वहां पे पहुंच के आए, उन्होंने आके देखा कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया। हाँ। वो कहानी जो थी सिर्फ एक छोटे से सुराख से पैदा हुई। हाँ। छोटा सा सुराख था, वहां पे मानसून की बारिश के ही दिन थे, बारिश का पानी करता करता उसने इतना बड़ा सिंक होल बना दिया कि वो पूरी सड़क अपने अंदर खा गया। ऐसे ही तो ये आज का जो सिस्टम है बहुत अलार्मिंग है, छोटे से सिंक होल अच्छा बनना जी, मेरे शुरू हो पास गए हैं। दुनिया वक्त कुछ ही सेकंड बाकी रह गए, कितनी देर का ये मंसूबा है और अगर इतने ही मसाइल रहे तो ये कहां तक जाता नजर आ रहा है? ये 8 माह का मंसूबा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल से पहले खत्म होगा, ये 1 से सवा साल के अंदर खत्म क्योंकि होगा। मसाइल आपके सामने कल इस तरह डीजी से- साहब ने कहा जी कि 22 फरवरी 2022 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे लगता है चले ये जी, आगे जाएगा। वाकई हालात तो ऐसे नजर नहीं आ रहे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको कहा था, आज है जी 28 जुलाई और पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है? मैक्सिमम लोगों में शऊर बेदार करना, आगाही देना और उनको बताना कि आखिर ये मर्ज है क्या, ये कितना मुहलिक है, ये जानलेवा साबित हो सकता है अगर आपने इसका प्रॉपर टाइमली तशखीस ना की। टाइमली तशखीस से इस मर्ज से निजात हासिल की जा सकती है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी दुनिया भर में शराइबाद के हिसाब से सबसे ज्यादा जानलेवा मर्ज है, जिसके फैलने की बड़ी वजूहात गैर मेयारी इंतकाल खून, आलूदार सिरिंजेस का इस्तेमाल, आलात जराही का इस्तेमाल शामिल है। तिबी माहिरीन का यह भी कहना है हेपेटाइटिस जानलेवा मर्ज है, ताहम बर वक्त तशखीस और इलाज से जो है बचाव को मुमकिन बनाया जा सकता है। तो आज के दिन ये इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद क्या है कि आप तक इंफॉर्मेशन मैक्सिमम पहुंचाई जा सके। जहां कहीं कोताही है उसको, जहां कहीं इलामात आपको नजर आए वो चीज़ें अगर हम हाईलाइट करें तो जैसा कि कहा, प्रॉपर तशखीस अगर हो जाए, टाइमली हो जाए तो फिर इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर उस्मान उजला साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट PKLI हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा कितना ज़रूरी है आज के दिन इसको डिस्कस करना, मकसद क्या है ये दिन मनाने का असल में? देखें, जैसे पहले आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया अपने नाजरीन को। हेपेटाइटिस से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, इसका जो बर्डन है वो ह्यूज है। पूरी दुनिया में अराउंड अबाउट 350 मिलियन पीपल जो है इन्फेक्टेड हैं, और हमारी पॉपुलेशन में भी एक तहकीकी अंदाजे के मुताबिक almost 12 million people are affected with this virus. And if they don't know and if this virus is not treated, consequences are very deadly. और उसके नतीजे में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, जिगर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जिगर का सिकुड़ जाना, उसके नतीजे में जो उसकी इम्प्लिकेशन है, पेशेंट का बीमार होना, उसका कैंसर का डेवलप हो जाना, उन्हें खून की उल्टियाँ आना, जरकान हो जाना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर अच्छा डॉक्टर, मिथ्स भी बहुत ज़्यादा ना इस मर्ज से रिलेटेड हैं। कहा जाता है कि जी इलाज मुमकिन नहीं है, क्या ये काबिल इलाज मर्ज है? देखें, आज के दिन को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि इन सारी मिथ्स को, इन फाल्स बिलीव्स को दूर करना और लोगों को ये शऊर देना कि हेपेटाइटिस अब काबिल इलाज मर्ज है।
और ट्रांसफॉर्मेशन जो हेल्थ इनोवेशन में है उसने ये इंश्योर किया है कि अब जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी आसान गोलियों की फॉर्म में अवेलेबल है, जिनके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो खाने में और लेने में आसान हैं, और जिसका बड़ा तकरीबन मुख्तसर ड्यूरेशन है इन अद्वियात को लेने का, और उसके नतीजे में जो क्योर रेट्स हैं वो तकरीबन हेपेटाइटिस सी में आलमोस्ट अबव 95-98% हैं। तो मेरे ज़ाती ख़्याल में मेरे नाजरीन को इस बात का पूरी तरह से मैं शऊर दिलाना चाहता हूँ कि अगर सबसे पहले आपके जहन में इसके बारे में आगाही होनी चाहिए कि हेपेटाइटिस हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, और आप जब भी ऐसे सिम्टम्स आपको अनयूजुअल सिम्टम्स हों उन्हें बिल्कुल इग्नोर ना करें। अच्छा जी, अब आपने सिम्टम्स की बात की तो मैं ज़रूर चाहूँगी डिटेल में आप सिम्टम्स बताएं, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर उस्मान उजला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिम्टम्स का आपने जिक्र किया जी, मैं इसके बारे में बताना मुनासिब समझूंगा कि बहुत सारे सिम्टम्स जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड हैं वो बड़े नॉन स्पेसिफिक से भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि जिगर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं उन्हें इस किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, मतली की शिकायत करेंगे, भूख का ना लगना एक ये भी सिम्टम है। समटाइम्स दे एक्सपीरियंस डायरिया एज वेल, यरकान का हो जाना यानी रंगत का पीलापन हो जाना, और गहरे कलर का या डार्क कलर का यूरिन आना, और खाने को दिल न करना। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस करें तो प्लीज़ आप इंश्योर करें कि आप अपने करीबी मॉलिज से रब्ता करें, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि यू माइट हैव कंट्रैक्टेड हेपेटाइटिस ड्यू टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस। सो जैसे मैंने कहा कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपने करीबी मॉलिज के पास जाते हैं, मैं क्योंकि नॉर्मली लोगों का यही बिहेवियर है ना, आप मेडिसिन लेते चले जा रहे हैं और आपके ये सिम्टम्स उसी तरह से हैं, आपको मेडिसिन से फॉर द टाइम बिंग फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो चीज़ें रिपीट होती चली जा रही हैं, तो कितना ज़रूरी है फिर आप टेस्ट की तरफ जाएं, प्रॉपर तशखीस की तरफ जाएं? कितना टाइम वेट करना चाहिए कि अगर आपके वो सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं तो अब आपको टेस्ट की तरफ जाना है? देखें, अर्लियर इज़ द बेटर। जब भी आपको अनयूजुअल सिम्टम्स आएँ जो आप रूटीन में एक्सपीरियंस नहीं करते, तो एज ए क्लिनिशियन आई वुड रिकमेंड कि यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, और बरवक़्त और अप्रोप्रिएट तशखीस ही इस मर्ज़ को काबिल इलाज बना सकती है। तो उसके लिए आजकल बहुत आसान टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं, किसी भी सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री से आप इन टेस्ट को करवा सकते हैं। तकरीबन तमाम सरकारी अस्पतालों में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ये मुफ्त किए जाते हैं। तो बहुत इजी हो गया है हेपेटाइटिस का तशख़ीस करवाना। सिर्फ बात को ज़ोर देने की ये है कि जब भी पेशेंट्स को कोई अनयूजुअल सिम्टम्स हों जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किए, तो उन्हें चाहिए कि वो हर सूरत में किसी मुआलिज से रब्ता करें और ये इंश्योर करें कि किसी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के साथ रब्ता किया जाए। चलिए जी, हमने आपको अलामात बता दी हैं, लेकिन इससे भी पहले हम बार बार कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने एहतियात करनी है। एहतियात इसकी क्या क्या है, वजूहात इसकी क्या क्या हो सकती हैं, कौन सी ऐसी अवामिल हैं जो कि हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं, और आपको इन चीज़ों की एहतियात करनी है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता इससे चांसेस बढ़ सकते हैं, ताकि एहतियात कर सकें लोग। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर, और बहुत इजी है कि हम हेपेटाइटिस को इन्फेक्टेड होने से पहले ही इसे बचा जा सके। और किस तरह किया जा सकता है? बी और सी जो वायरस की टाइप्स हैं, मोस्टली ये जो इन्फेक्टेड ब्लड है, यानी वो पर्सन जिसे ऑलरेडी हेपेटाइटिस का वायरस किसी तरह से उसके जिस्म में मौजूद है, उसके ब्लड का एक्सपोजर से आपको इसके होने के चांसेस हैं। और कौन से अवामिल हैं जो ये कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो मेक श्योर करें कि आप नए ब्लेड्स और रेजर्स यूज़ करें। प्रेफर करें कि आप अपना सामान जो है वो अपने लिए रखें। ये चीज़ें जो हैं लोगों के बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाली हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। तो ये छोटी छोटी सी एहतियात हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि अगर आप बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो आपने प्रेफर ये करना है कि ब्लेड वगैरह जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो नए हो, अपने सामने खुलवाएं, सिरिंज अपने सामने देखें और बिल्कुल शाय फील ना करें। बिल्कुल। और ख़वातीन के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है वो ईयर और नोज़ पियर्सिंग करती हैं, तो ये भी किसी ऑथोराइज्ड सोर्स से होना चाहिए। जो इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड होने चाहिए। और तीसरा ये है, जब भी आपको खून देने की ज़रूरत आए या लेने की ज़रूरत आए तो आप इंश्योर करें कि आप किसी मुस्तनद या सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री से ये प्रोसेस को मुकम्मल करवाएं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो ब्लड किसी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ हुआ है वो वायरसेस से पाक है। और उसके अलावा मैं इस बात पे भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग माशरे में किसी वजह से ड्रग्स का शिकार हैं और नीडल्स को यूज़ करते हैं,
उनमें भी शऊर देने की ज़रूरत है कि नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम और उनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो इसके स्प्रेड में अपना जो रोल है उसे मिनिमाइज़ कर सकें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उन ख़वातीन को बताना चाहता हूँ जो शायद इस बात से अवेयर हैं या कम अवेयर हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर आप इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ये वायरस जो है अपने बच्चे को मुंतकिल कर सकती हैं। तो आजकल अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, हम आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस रिस्क को कि ये वायरस आपके बच्चे में मुंतकिल ना हो, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। तो सिंपल लाइफस्टाइल मैयर से जिनमें आप अपने आप को इंश्योर करें कि ब्लड प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि जी बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं जी उनको भी चांसेस बढ़ जाते हैं, गंदे पानी का इस्तेमाल भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो जहाँ कहीं हम वो एहतियात कर रहे हैं वहाँ खाने पीने वाले लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं ये एहतियात भूल जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बहुत सी किस्मों का है, तो उसमें पर्टिकुलरली जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है इसका फैलना की बड़ी वजह यह है कि बेटर हाइजीनिक कंडीशंस का ना होना। इंश्योर करें कि जब भी आप खाना खाते हैं आप उससे पहले अप्रोप्रिएटली अपने हाथों को क्लीन करें। आप इंश्योर करें कि जो आप फूड ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं। कोविड की वजह से तो वैसे हाथ धोने की आदत अब इतनी ज़्यादा हो गई हुई है। वी होप कि पीपल विल अडॉप्ट आउटसाइड कोविड एज वेल। और दूसरा ये है कि आप जब भी किसी स्ट्रीट वेंडर से कोई चीज़ लेते हैं तो इंश्योर करें कि आप कुछ ऐसी अशिया से परहेज़ करें जिनमें वायरस की कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो सारी चीज़ें जो कुक्ड नहीं होती, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, तरह तरह के मशरूबात हैं, तो इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप किसी रिलायबल प्लेस से चीज़ें नहीं लेते तो इट कुड बी कंटेमिनेटेड और यू कैन गेट द इन्फेक्शन वेरी इजीली। लेकिन ये हेपेटाइटिस ई, ए और ई का मेजर सोर्स है इन्फेक्ट होने का, या पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे आबादी जो है डिप्राइव्ड हैं, उनमें प्रॉपर सीवेज का डिस्पोजल नहीं है, उसकी वजह से आप पानी पीने वाले पानी के साथ कंटेमिनेशन है। तो ये एक मेजर सोर्स है हेपेटाइटिस ए और ई के फैलने की वजह से। जहाँ तक बात है बी और सी वायरस की, मेनली ये आपका बॉडी के साथ कंटेमिनेशन है ब्लड प्रोडक्ट्स का। हाउएवर जो हेपेटाइटिस बी है, मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी की सिक्रीशन से भी आपको ये वायरस जो है मुंतकिल हो सकता है। तो ख़ासतौर पे वो लोग जिनका फैमिली मेम्बर्स उनमें से कुछ अफराद या कोई शख्स इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो वो एहतियात करें कि उनकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें मसवाक हैं, टूथब्रशेज़ हैं, नेल कटर्स हैं या सीजर्स हैं, इस किस्म की चीज़ें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी वायरस के फैलने की वजह बन सकती हैं। तो प्योरली अगर आप सिंपल लाइफस्टाइल मेजर्स को फॉलो करें और आप इस बात से अवेयर हों कि ये हेपेटाइटिस किस तरह फैलते हैं, तो काफ़ी हद तक इसके फैलाव में हम काबू पा सकते हैं, कमी ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। हमने अलामात भी डिस्कस कर ली, हमने एहतियात भी आपको बता दी कि आपने महफूज कैसे रहना है, किन किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। तरीका इलाज क्या है? अद्वियात हमारे यहाँ इतनी एडवांस मौजूद हैं कि अद्वियात के ज़रिए इनका इलाज मुमकिन हो सके? देखें, आजकल के दौर में हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिलायबली कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सेफ़, बड़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिनके बड़े मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बहुत शार्टर ड्यूरेशन के लिए आपको लेना पड़ती हैं, और उनके क्योर रेट्स पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस सी में अप्रोचिंग नियरली 100%। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज है जिनमें ट्रीटमेंट डिफ़िकल्टीज आती हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन 98%, 99% यू कैन बी क्योर्ड। दूसरों को भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यू नीड टू सी स्पेशलिस्ट सेंटर्स, ताकि आपकी ट्रीटमेंट रजीम्स को मॉडिफाई किया जा सके, आपके लिए अप्रोप्रिएट ड्रग्स को चूज़ किया जा सके। तो ये जनरल परसेप्शन में आपको ये देना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस सी अब तकरीबन काबिले इलाज मर्ज़ है। सही। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपके शऊर के अंदर होना चाहिए कि जब भी आप बीमार हों, अनवेल हों, आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हों, यरकान हो, अपने करीबी मालिज से रब्ता करें ताकि आपकी बरवक़्त और अप्रोप्रिएट तशख़ीस हो सके, और उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो कि बहुत चीप भी है और रेडीली अवेलेबल है वो आपको मुहैया की जा सके, और ताकि आप हेपेटाइटिस की वजह से होने वाली जो इम्प्लिकेशंस हैं, हेल्थ रिलेटेड इम्प्लिकेशंस हैं, इफ़ इट गेट्स अनट्रीटेड, जिसमें जिगर का सिकुड़ जाना और उसमें कैंसर का डेवलप हो जाना और उसकी वजह से जो अमवात होती हैं वो हम उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं। साल हर साल पे क्या ये इलाज मुहित होता है? मुतासरा लोग जो होते हैं उन्हें
क्या साल हर साल अद्वियात खानी पड़ती हैं देखिए, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वायरस को ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी वायरस की, तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं, तो आजकल इलाज 3 से 6 माह के अंदर अंदर कंप्लीट किया जा सकता है बड़ी कामयाबी के साथ। इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका इलाज 3 माह पे मुहित होगा या उससे ज़्यादा होगा अंदाज़न तकरीबन। ये आपका मौलज आपको बेहतर तरीके पे बता सकेगा। लेकिन बर वक्त तशखीस जो है उससे इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है, ये चीज़ तो वाज़ेह है। कोई मैसेज छोटा सा देखने वाले को देना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड माई इंस्टीट्यूशन एंड ए हेपेटाइटिस कम्युनिटी कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि आप किसी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। एंड इफ़ यू आर इन्फेक्टेड एंड यू गेट टेस्टेड, then please consult an appropriate expert for effective and appropriate and safe treatment, क्योंकि क्योर रेट्स आर हाईली एक्सेप्शनल। कोई ऐसी वजह नहीं है कि हेपेटाइटिस को के मर्ज़ को आपसे दूर ना किया जा सके, इस पे ऊपर काबू ना पाया जा सके। तो आपको मैं ये शऊर आप में दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई खत डरने वाली बात अब नहीं रही। हर लिहाज से ये मुमकिन है कि आपका पूरी तरह से क्योर हो सके और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि टाइमली तशखीस भी करानी है और डॉक्टर के पास जाना है, मुस्तनद डॉक्टर। और एक बात मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, चूँकि डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं, तो हेपेटाइटिस बी में आपको लॉन्गर टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होती है। वो भी अब गोलियों की शक्ल में अवेलेबल है और उसका भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। काफ़ी हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जो अच्छा क्लिनिशियन है, फिजिशियन है या इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह आप डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं पूरी तरह से, तो हेपेटाइटिस बी भी है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसके लिए अवेलेबल है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आपको टाइमली जाना है और अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आप समझ ही चुके होंगे हम बात करने वाले हैं टेनिस के बारे में। टेनिस को फिटनेस और महारत का खेल करार दिया जाता है और आज जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो फिटनेस की भी और महारत की भी एक आला मिसाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन हैरानकुन चीज़ ये है कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज़बरदस्त खेल खेलेना मुमकिन कैसे है। तो जी मैं सबसे पहले अपनी मेहमान के बारे में आपको बताती चलूँ। जी इशाल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि कायद-ए-आज़म डे जूनियर टेनिस, एचिसन कॉलेज जूनियर चैंपियनशिप और EGM पाकिस्तान जूनियर नेशनल रैंकिंग, ऑल पाकिस्तान ओपन एज ग्रुप टेनिस, और इसके अलावा भी मेरे पास एक लंबी लिस्ट लिखी है। मुसलसल 20 इवेंट में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। और इशाल सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हमरा इनके वालिद सज्जाद रसूल भी मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इशाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपकी? मैं ठीक हूँ जी। तो इशाल ठीक ठाक है। इशाल के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास इशाल की कामयाबियों की। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ, कैसे प्लान किया कि इशाल को आपने टेनिस, बहुत सारी दूसरी गेम्स हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, टेनिस कैसे डिसाइड किया? एक्चुअली इसके भाई का प्रोग्राम आया था टीवी में, तो वो उसके साथ ही खेलती रहती थी ये। अच्छा। तो उसको देख के इंस्पायर हुई कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी, यानी भाई भी टेनिस प्लेयर, भाई भी टेनिस इंस्पिरेशन भाई जी। तो उसके बाद ना ये काफ़ी देर कहती रही कि जी मैंने भी मेडल जीतना है, मैंने भी टीवी में आना है, मैंने भी तो कुछ करके दिखाना है। तो फिर ना एक इवेंट पे, मैं सेरेमनी पे उसको मेडल मिलना था, तो मैं इसको साथ ले गया। तो वो लकीली उन्होंने कहा कि अंडर 6 का इवेंट जो है ना वो आज ही होना है। अच्छा। इसकी उसी जगह एंट्री हुई है, वो पंजाब ओलंपिक हो रहा था, तो इसने उसमें सिल्वर मेडल लिया अपनी कैटेगरी में। जबरदस्त। तो इसमें होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स खेलते हैं, तो ज़्यादातर इसके कंपटीशन बॉयज़ के साथ हुए हैं। तो वो सिल्वर मेडल के बाद फिर मुझे पता चला कि ये तो टैलेंट है इसमें, मैंने तो इस पर फोकस ही नहीं किया। तो उसके बाद मैंने एक वीक ट्रेनिंग कराई है और नॉन स्टॉप 20 इसने गोल्ड जीते हैं। उसके बाद अच्छा, अब मैं इशाल से जानना चाहूँगी क्या एज है आपकी? आई एम ऑलमोस्ट 8 years old। और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? आई एम 2D इन। ठीक, 2 क्लास के स्टूडेंट हैं। कितनी देर हो गई है खेलते हुए? मैं 4 years से खेल रही हूँ। 4 साल से खेल रही हैं। और कितना टाइम अपने खेल को देती हैं? प्रैक्टिस को हर रोज टाइम देती हैं? जी। कितना टाइम देती हैं? आई प्ले ऑन टुमारो एंड नाइट। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। यानी सुबह शाम जो है वो खेलती भी हैं। मुझे ये बताएं, 20 मेडल्स जीत लेना कैसे 20 मेडल जीत लिए? हर इवेंट से पहले प्रॉपर तैयारी करती हैं?
जी। आप खुद तैयारी कराते जी मैं खूब तैयारी कराता ठीक है, घर में प्रॉपर कोर्ट वगैरह बना रखे? जी मैं एचएसएल में हम रहते हैं तो वहाँ पे टेनिस कोर्ट्स हैं। इसको लकीली ये प्रैक्टिस टाइम इसको बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा। जिसकी वजह से ये बॉयज़ के साथ भी खेलती है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, तो कंपटीशन इसको घर में ही मिल जाता है। सही। भाई के साथ खेलती है, मैं खुद खेलता हूँ, तो ये है कि ये घबराती नहीं मैच में, अच्छा, कॉन्फिडेंट होती है। ये अंडर 6 होते हुए अंडर 10 के साथ भी टफ टाइम देती रही है बच्चों को ये। हाँ, सही। अच्छा इशाल, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा लगा है, माशाल्लाह आपने इतने इवेंट्स जीते हैं, कि ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, सामने जो प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मुझे अब ज़्यादा जम के खेलना है? मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं इंशाल्लाह जीतूँ और मैं सबके साथ खेलूँ। जैसे कि मैं बॉयज़ को ज़्यादा हराती हूँ, गर्ल्स कम होती हैं, इसलिए गर्ल्स को ये कम हराती हूँ। सही। अच्छा मुझे बताएं, स्कूल में सब लोगों को पता है कि इशाल टेनिस प्लेयर है और बड़ा अच्छा खेलती है, आपकी स्टडी तो डिस्टर्ब नहीं होती इससे? नहीं, मैं स्टडी और मैं टेनिस एक साथ करती हूँ। मेरी वो स्टडी में सब सब्जेक्ट में ए स्टार रहे हैं। ज़बरदस्त, यानी बैलेंस रख के चलते हैं। पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि अगर छोटी एज में, ऑब्वियसली जितने इवेंट्स में इशाल ने कामयाबी हासिल की है, प्रॉपर टाइम तो देते होंगे, आप तैयारी भी कराते होंगे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है अच्छा स्टडी ना नज़रअंदाज हो जाए, तो कैसे आप मैनेज करवाते हैं? एक्चुअली है कि अगर आप जो लेटेस्ट रिसर्च है, अगर आप बच्चे को प्लेइंग टाइम देते हैं तो स्टडीज़ बेहतर करता है वो, तो उसके लिए बैलेंस करना चाहिए हमें। और टेनिस ऐसी गेम है कि अगर 1 आवर मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम भी बच्चा खेल ले तो स्टडीज़ इफेक्ट नहीं होती। कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसके बाद एग्जर्शन इतनी हो जाती है कि छोटा बच्चा कैरी नहीं कर पाता। अच्छा, आप स्कूल के साथ आपने स्कूल मैनेज करना है, घर होमवर्क वगैरह करना है, फिर उसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? वो बच्चा अगर उसको एडिक्शन हो जाए ना गेम की, तो फिर वो बच्चा बाकी चीजें अपनी जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेता है। वो फिर ब्लैकमेलिंग होती है ना, मदर कहती है जी टेनिस पे नहीं तुम जाओगे अगर ये ना किया वो ना किया, लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह मैनेज करते हैं ताकि उनका स्पोर्ट्स टाइम जो है ना वो सेक्रीफाइस ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, आप खुद भी टेनिस प्लेयर हैं, तो क्या प्लान कर रखा था कि बच्चों को भी सिखानी और इसी फील्ड में लेकर आना? ये जरूरी नहीं होता कि अच्छा प्लेयर हो उसके बच्चे भी अच्छे चैंपियन बने, बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड, उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और मुझे था कि शौक तो होता है फादर को कि वो उसके बच्चे भी फॉलो करें, लेकिन आई एम लकी कि मेरा बेटा भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसने तो हमें हैरान कर दिया। मेरा विशाल, किसके जैसी बनना चाहती हैं आप? मैं अपने बाबा के जैसे बनना चाहती हूँ। बाबा के जैसी बनना चाहती हैं, तो बाबा को फॉलो करती हैं जिस तरह वो खेलते हैं, या भाई को ज्यादा फॉलो करती हैं? मैं भाई को ज्यादा करती हूँ। भाई को ज्यादा करती हैं, तो भाई के साथ खेला कभी? जी। भाई को हराया कभी? मैंने हर दफा भाई को हराया। जबरदस्त जबरदस्त, यानी अच्छा भाई पहले का खेल रहा है जी। तो दोनों का मुकाबला देख के आपको कैसे लगता है? एक्चुअली इनका कंपटीशन तो नहीं बनता दोनों का, वो इससे बड़ा है, लेकिन नहीं, जब आप मैदान में उतर जाते हैं तब खेल तो खेल है ना, तो इसकी बेसिक्स अच्छी हैं। अच्छा, वो माशाल्लाह उसकी असल में होता ये है कि जेटीआई प्रोग्राम जो है ना, इनका कोर्ट साइज, बॉल का वेट वो चेंज होता है, वो अब अडल्ट में आ गया हुआ है। अब अडल्ट में जब ये एंटर होगी तो फिर कंपटीशन आएगा। जब वो जूनियर में थे तो उस वक्त वो बैलेंस में चल रहे थे, लेकिन अब ये इंशाल्लाह ताला अब अडल्ट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही है ये। सही। अच्छा, प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाती है, हर खेल के कुछ ना कुछ मखसूस SOPs होते हैं। ट्रेनिंग भी कहीं से दिलवाई कि आपने खुद ही? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद, मेरा तो फील्ड ही यही है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और जगह जाने की। और मैं सिर्फ खाली टेनिस ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं फिटनेस, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन सारा कुछ मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। सही। क्या समझते हैं स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी हैं? बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, लड़कियों के लिए तो स्पेशली पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है, लड़की हो लड़का हो, प्रॉपर दोनों के लिए? स्पोर्ट्स मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना हमारी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की बढ़ गई है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी वर्ल्ड में देखी जाए तो स्पोर्ट्स की है। जैसे हम चैनल पे बैठे हुए हैं, सैटेलाइट है, आप ग्राउंड से लेके सैटेलाइट तक ये इन्वॉल्व है इसमें। और ह्यूमन बॉडी जो है उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप रिफ़्रेश होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लीप करेंगे तो उसके बाद आपको रिफ़्रेश हो जाते हैं, वो होंगे 60%। अगर वही टाइम स्पोर्ट्स में आप स्पेंड करते हैं तो आप 90% रिफ़्रेश होते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस हो ना किसी भी काम का
तो आपको ड्रीम्स भी उसी के आते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं ना, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, आप सिर्फ वो उसी को फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स आपको कहीं ना कहीं मेंटली रिलैक्स करती हैं, लेकिन जब आप बर्डन के साथ, प्रेशर के साथ खेल रहे होते हैं, आप उससे तंग भी आ जाते हैं या परेशान भी हो जाते हैं। इशाल, कभी ऐसे लगा है कोई मुकाबला करते हुए कि जी अब मैं थक गई हूँ, इसके बाद मुझे बहुत रेस्ट चाहिए, और मैंने स्टडी भी की है, खेला भी है, इतनी बहुत ज़्यादा देर में कंटिन्यू नहीं कर सकती? नहीं, मैं हमेशा ही स्पोर्ट्स करती थी, इसलिए मैं फिट भी थी, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं थकती थी। यानी शौक से खेलती हैं जब जी। भी खेलती हैं। और ये खाना पीना भी अच्छा खाती थी, अच्छा, इसलिए मैं अभी फिट हूँ। अच्छा, तो खाने में क्या पसंद है? मैं एग और मिल्क। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत का ख्याल भी रखती हैं। अच्छा, बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि अगर बच्चा किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है तो पेरेंट्स को फिर उसकी डाइट का भी ख्याल, क्या कोई स्पेशल डाइट प्लान फॉलो कराते हैं? नहीं, बहुत स्पेशल नहीं होता, सिर्फ ये स्केड्यूल करना होता है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है बच्चे को, कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक हो गए या जंक फूड्स हो गए, इसको अवॉइड करना चाहिए, और बच्चे को टाइमली इवन वाटर इनटेक ही स्केड्यूल कर लें तो बहुत चीज़ों को फ़र्क पड़ जाता है। तो इशाल, कोई फ्यूचर प्लान्स बना रखे हैं आपने कि आगे चल के अब ये करना है? मैं बस एक ही काम करना चाहती हूँ कि आगे बढ़ के मैं ये पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, आगे इसको कंटिन्यू रखवाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला, जब तक ये करना चाहे मेरी सपोर्ट है पूरी। जी चलें जी, मुकम्मल सपोर्ट भी है और इसके लिए जो है वो प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखेंगी। इशाल, मुझे ये बताइए कि आगे आपने स्कूल ऑब्वियसली आप जाएंगी भी और मैनेज भी दोनों चीज़ों को करेंगी, तो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को लेके चलेंगी? प्रॉपर स्टडी को भी टाइम देंगी क्या? मैंने ना अपनी एक रूटीन बनाई हुई है। मैं उठती हूँ, खाना खाती हूँ, स्टडी करती हूँ, फिर टेनिस पे जाती हूँ, फिर आके नहाती हूँ। यानी दोनों को टाइम दिया हुआ, टेनिस को भी और स्टडी को भी। ठीक हो गया। अच्छा, प्रैक्टिस जो की जाती है उसमें आप मुकम्मल साथ होते हैं? जी, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सिर्फ खुद कर। सही। और जो प्रैक्टिस है उस पर आप ये करते हैं कि सेशंस में डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या भाई के साथ ही? नहीं, इसका तो होता है कि ट्रेनिंग जो होती है ना, जो आपने एरर जो आइडेंटिफाई करनी है उसके बाद उसको करेक्शन करनी है, वो तो 1-on-1 होती है। फिर इसको मैं एक्सपोजर देता हूँ डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेले, ताकि मैच जब आता है तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो वो मैं इस तरह मैनेज करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा महंगा खेल है टेनिस, थोड़ा नहीं, काफ़ी महंगा खेल है। तो वो लोग इस वजह से भी अपने बच्चों को जाने नहीं देते हैं कि जी अफोर्डेबल नहीं है, और फिर आगे जाके इसका इतना एक्सपोजर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बस क्रिकेट और क्रिकेट ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए सबसे पहले तो जगह कहाँ खेलना है वो अवेलेबल कम है, उसके बाद इसका इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो जैसे जैसे गेम इंप्रूव होती है तो जैसे उसके साथ साथ ही ना एक्सपेंस भी बढ़ते जाते हैं, तो हर कोई मीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सिर्फ ये है जहाँ टैलेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ उतना टैलेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अगर एड्रेस कर लिया जाए ना उस टैलेंट को, तो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। सही जी, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है और प्रॉपर टाइम भी देना है, जैसे कि इशाल देती हैं, और अपनी स्टडी को भी मैनेज करती हैं, खेल को भी मैनेज करती हैं। थैंक यू सो मच इशाल, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आपने कहा पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, तो इसी तरह से आप जम के खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट शामिल करते हैं। महंगाई के लोग अभी तक दुहाई दे रहे हैं जी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी हो रही हैं, जिसमें सब्जियां सभी ने इस्तेमाल करनी है। तो सब्जियों की कीमत आज क्या है ये हम जानते हैं। हसनैन बाहर मौजूद हैं। जी हसनैन, ओवर टू यू। सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है, और सब्जी मंडी में सरकारी नरखनामे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो कीमतें फरोख्त है वो इससे बरक्स नज़र आती है। जैसे कि अगर बात की जाए अदरक चाइना की, तो अदरक चाइना की जो कीमत है सरकारी नरखनामे के मुताबिक 310 से 320 रुपये फी किलो है, लेकिन जो अदरक है वो 400 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर प्याज की बात की जाए तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक प्याज की कीमत 38 रुपये है, लेकिन वो 40 रुपये और इससे ज़ायद कीमत में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बैंगन की, तो बैंगन की जो कीमत है वो तकरीबन 42 रुपये फरोख्त बताई जा रही है, और जो कीमत फरोख्त है वो 55 रुपये फी किलो है। इसी तरह अगर बात की जाए फूल गोभी की, तो फूल
गोभी की जो कीमत सरकारी नरकनामे के मुताबिक वो 67 रुपये फी किलो है, लेकिन अगर आम मार्केट में बात की जाए तो वो 75 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो जो सब्ज़ मिर्च है उसकी जो कीमत है सरकारी नरकनामे के मुताबिक 80 रुपये फी किलो है, लेकिन आम मार्केट में अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो सब्ज़ मिर्च है वो 90, 95 और 100 रुपये फी किलो तक भी फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर खीरा फार्मी की बात की जाए तो जो फार्मी खीरा है वो 47 रुपये फी किलो है, लेकिन जो कीमतें फरोख्त है ओपन मार्केट में वो 55 रुपये से 58 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए टमाटर की तो जो टमाटर की कीमत है सरकारी नरकनामे के मुताबिक वो 58 रुपये फी किलो है, लेकिन जो टमाटर है वो ओपन मार्केट में 60, 65 और 70 रुपये फी किलो में भी फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए लहसुन हरनाई की तो जो लहसुन हरनाई है उसकी जो कीमत है सरकारी नरकनामे के मुताबिक वो 205 रुपये फी किलो है, लेकिन जो लहसुन है ओपन मार्केट में वो 230, 240 और 250 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए मेथी की तो जो मेथी की सरकारी कीमत है वो 165 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो 185 और 190 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए मटर की तो जो मटर हैं वो 165 रुपये फी किलो में बताए जा रहे हैं सरकारी नरकनामों के मुताबिक, लेकिन ओपन मार्केट में वो 180, 190 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दीगर अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो टिंडे देसी काली हैं वो जी 110 रुपये फी किलो, भिंडी की बात की जाए तो भिंडी 75 रुपये फी किलो में है। अगर अदरक गाजर चाइना की बात की जाए तो गाजर चाइना जो है वो 68 से 70 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। और इसी तरह अगर करेले की कीमत की बात की जाए तो वो 75 से 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।